हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एम वर्ल्ड पॉइंट में। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 49 लेके आए हैं। आप भी हमारे साथ प्रैक्टिस सेट लगाइए और अंत में कमेंट बॉक्स में बताइए आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। तो भारतीय संगीत का जनक किसको कहते हैं, तो सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। ठीक है, ऋग्वेद क्या है, ऋग्वेद आपका सबसे पुराना वेद है, सबसे पुराना वेद है आपका ऋग्वेद। ठीक है, और एक क्वेश्चन पूछा था कि वेद त्रयी में कौन सा वेद शामिल नहीं है, तो जो अथर्ववेद है वो वेद त्रयी में शामिल नहीं है। ठीक है, वेद त्रयी में शामिल नहीं है। क्लियर। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो पंडित मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ठीक है, कब की थी, तो 1916 में की थी। पृथ्वी का अक्ष इसके समतल के लंब से कितना झुका है, तो पृथ्वी का अक्ष कितना झुका है, तो 23.5 डिग्री झुका है। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे के प्रश्न देखिए, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री कौन थे, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी आपके उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री थे। एफआरपी का विस्तारित रूप क्या होता है, एफआरपी का विस्तारित रूप होता है आपका फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। आगे के प्रश्न देखिए, टेनिस की ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताओं में से कौन सी घास के मैदान पर होती है, तो जो विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता है वो आपकी कहाँ होती है, घास के मैदान पर होती है। ये सबसे पुरानी है। ठीक है, ये सबसे पुरानी ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता है। और जो क्ले पे किस पे होती है, तो क्ले पे होती है आपकी फ्रेंच ओपन। ठीक है, रेड क्ले यानी कि लाल बजरी पे किसकी होती है, तो फ्रेंच ओपन आपकी लाल बजरी पे होती है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार का नाम कौन से देश के पूर्व राष्ट्रपति के नाम पर है, तो फिलीपींस के राष्ट्रपति के नाम पर है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार का नाम। श्वेत पत्र क्या है, तो श्वेत पत्र होता है सरकार के द्वारा जारी दस्तावेज जिसमें महत्वपूर्ण मुद्दों का विस्तृत विवरण हो, उसको बोला जाता है श्वेत पत्र। ठीक है, आगे प्रश्न देखिए, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तथा पाकिस्तान के नेता जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच शिमला समझौता कब हुआ था। शिमला समझौता हुआ था आपका 2 जुलाई 1972 को शिमला समझौता हुआ था। ठीक है, आगे का प्रश्न देखिए, निम्न में से किस महाद्वीप को नई दुनिया भी कहा जाता है, तो नई दुनिया के नाम से जाना जाता है उत्तरी अमेरिका। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो सबसे बड़ा महाद्वीप है आपका एशिया। और सबसे छोटा कौन सा है, तो सबसे छोटा है आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, सबसे छोटा है आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, एशिया का पेरिस किसे कहते हैं, तो एशिया पेरिस बोलते हैं थाईलैंड को। लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, तो लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, जो कि अब समाप्त कर दिए हैं। अब पहले किए जाते थे 2, और जो अब क्या है समाप्त कर दिए हैं। राज्यसभा में कितने करते हैं मनोनीत, तो राज्यसभा में आपके 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। लेकिन लोकसभा वाले जो 2 सदस्य थे एंग्लो इंडियन, उनको क्या कर दिया है, उनको समाप्त कर दिया है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग का मुख्यालय कहाँ पर है, तो जो संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग का मुख्यालय वो कहाँ पर है, तो जेनेवा में पड़ता है उसका मुख्यालय। आगे के प्रश्न, मीन कैंप नामक पुस्तक के रचयिता कौन है, तो मीन कैंप किसकी है, एडोल्फ हिटलर की है मीन कैंप। दीनबंधु के नाम से कौन जाना जाता है, तो दीनबंधु के नाम से दीनबंधु चित्तरंजन दास। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। भौतिक तुला कार्य क्या है, भौतिक तुला कार्य करता है किस पर, तो भौतिक तुला कार्य करता है आपका देखिए समानांतर बल के नियम पर, समय के सिद्धांत पर, ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पर, या फिर समय के संरक्षण के सिद्धांत। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए समानांतर बल के नियम के सिद्धांत पर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि है जो मात्रा में वृद्धि के बाद भी अपरिवर्तित रहती है, तो ऐसी कौन सी भौतिक राशि जो मात्रा में वृद्धि के बाद भी अपरिवर्तित रहती है या फिर अप्रभावित रहती है, तो वो है आपकी घनत्व। घनत्व मात्रा पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, चाहे मात्रा अधिक हो चाहे कम हो, घनत्व आपका सेम ही रहेगा। आगे के प्रश्न, शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने से शक्कर की वरीयता पर क्या असर पड़ता है, तो वरीयता आपकी बढ़ जाती है। ठीक है, तापमान बढ़ाने से वरीयता बढ़ जाती है। पानी के अंदर ध्वनि तरंगों की गणना के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो पानी के अंदर ध्वनि की तरंगों की गणना के लिए आपको हाइड्रोफोन का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है, जबकि आर्द्रता किसे नापते हैं, तो आर्द्रता नापने के लिए आपका आर्द्रता मापी यानी ये नहीं हुआ, ये आपका द्रव का घनत्व नापने के लिए होता है, द्रव का घनत्व। आर्द्रता नापने के लिए क्या करते हैं, हाइग्रोमीटर का
हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं आर्द्रता मापने के लिए। शरीर के आमाशय एवं अन्य अंतरंगों का अन्वेषण करने वाली तकनीक एक एंडोस्कोपी किस घटना पर आधारित है? तो ये आपकी पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है एंडोस्कोपी। आगे के प्रश्न देखिए, प्रतिदीप्ति प्रकाश नलिका में निम्न में से कौन सी गैस होती है? तो कौन सी गैस होती है? उसमें आर्गन गैस का प्रयोग किया जाता है। अम्ल वर्षा मुख्यतः किस गैस के कारण होती है? तो सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होती है अम्ल वर्षा, जिसको इमारतों का कुष्ठ रोग भी कहा जाता है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र कैल्शियम सल्फेट, CaSO4 का CaSO4 ठीक है, CaSO4 बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट को, जिसको जिप्सम भी कहा जाता है। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? तो बॉक्साइट आपका एल्यूमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए इसमें किसकी मात्रा बढ़ाई जाती है? तो उसमें कार्बन की मात्रा बढ़ाई जाती है कठोरता प्रदान करने के लिए। आगे के प्रश्न देखिए, नदियों, तालाबों आदि में पाए जाने वाले जलीय हरे पौधों को क्या कहते हैं? तो उनको शैवाल कहा जाता है। ORT ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी किसके उपचार से संबंधित है? तो जो ORT होता है वो आपका अतिसार यानी कि डायरिया के उपचार में संबंधित है। ठीक है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, जो सबसे छोटी ग्रंथि होती है। ठीक है, जन्म के समय बच्चों की हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो मैंने आपको बताया था 300 से अधिक होती है, लगभग 308 या फिर 310 के आसपास होती है। आगे के प्रश्न देखिए, विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का सबसे निकटतम प्राणी निम्नलिखित में से कौन सा है? तो विकास की प्रक्रिया में सबसे निकटतम प्राणी कौन सा है? तो आपका बंदर है, बंदर से ही मनुष्य का विकास हुआ है। स्थान बी के उत्तर में ए है, बी के पश्चिम में सी है, और सी के संबंध में एक ही दिशा क्या होगी? देखिए, मान लीजिए आपका बी है, बी के उत्तर में क्या है? ए, ये बी हो गया, बी के उत्तर में आपका ए हो जाएगा, और बी के पश्चिम में क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, अब आपसे पूछा है कि सी के संबंध में एक ही दिशा, यानी सी के संबंध में एक ही दिशा बताइए। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? क्रॉस बना देंगे, इससे ये दिशा कौन सी बन जाएगी? तो ये दिशा बन जाएगी आपकी, ये पूरब होती है, ये उत्तर होती है, ये पश्चिम और ये दक्षिण। तो ये दिशा कौन सी बन जाएगी? ये दिशा बन जाएगी आपकी उत्तर पूरब। तो कौन सी दिशा हो जाएगी? उत्तर पूरब। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या बन जाएगा? राइट आंसर। निम्न में से कौन सा वर्ण एच और टी के ठीक बीचों बीच में आएगा? तो देखिए, एच का नंबर होता है 8, टी का होता है 20। 8 और 20 का एवरेज कितना हो जाएगा? 8 और 20 28, 28/2 यानी कि 14। तो 14वें नंबर पे कितना आता है? 14वें नंबर पर आता है आपका एन, क्योंकि एच और टी के बिल्कुल बीचों बीच में होगा। ठीक है, आगे के प्रश्न देखिए, सुधा का परिचय देते हुए लालजी ने कहा कि उसकी माता मेरी सास की इकलौती बेटी है। मेरी सास की इकलौती बेटी कौन होगी? मेरी पत्नी होगी, और मेरी जो पत्नी है वो उसकी कौन है? माता है। तो उसकी माता जो है वो मेरी पत्नी है। इसका मतलब लालजी का सुधा से क्या संबंध होगा? तो लालजी सुधा के कौन लगेंगे? तो सुधा के कौन लगेंगे? पिता लगेंगे। ठीक है, कौन लगेंगे? पिता लगेंगे, क्योंकि जो मेरी पत्नी है वो कौन है? उसकी माता है। तो इसका मतलब मैं उनका कौन हो जाऊंगा? मैं उसका पिता बन जाऊंगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जहाज का कौन होता है? कप्तान होता है। समाचार पत्र का कौन होता है? संपादक होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। साधना का मुख उत्तर पूर्व की ओर था, वह दक्षिणावर्त 45 डिग्री और फिर वामावर्त 180 डिग्री घूमती है। अब उसका मुख किस ओर होगा? तो देखिए, पहले जो साधना था उसका मुख्य था उत्तर पूर्व की ओर था, यानी ये दिशा कौन सी है? उत्तर पूर्व। अब वह दक्षिणावर्त कितने किधर घूमती है? 45 डिग्री घूमती है, तो दाईं तरफ घूमेगी, तो यहाँ पर जाएगा उसका मुख इस दिशा में हो जाएगा। फिर वामावर्त कितना घूमती है? 180 डिग्री, तो वामावर्त घूमेगी 180 डिग्री, तो अब इसका मुख किस दिशा में हो जाएगा? इस दिशा में हो जाएगा। अब उसका मुख किस दिशा में है? तो ये दिशा आपकी पूर्व मानी जाती है, ये उत्तर, ये पश्चिम और ये दक्षिण। ये दिशा कौन सी हो जाएगी? आपकी पश्चिम दिशा हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर बन जाएगा। आगे के प्रश्न देखिए, क्वेश्चन दिया है कि 36,920 में छोटी से छोटी क्या संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 137 से पूर्णतः विभक्त हो जाए? हम क्या करेंगे? 137 का भाग कर देंगे 36,920। देखिए कितनी बार जाएगा? ये जाएगा आपका 2 बार, तो ये हो जाएगा आपका 274। माइनस कर देंगे 5 आ जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा आपका ये 9। अब आपको क्या करना है? 0 उतार लेंगे, तो ये आ जाएगा आपका कितना हो जाएगा? तो ये जाएगा आपका 7। ठीक है, 7 7 49, और हासिल के बचेंगे 4, और 13 7 91 और 4 95। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या मिस्टेक हुई है, हमने 2 नहीं उतारा है, हमें 0 उतार लिया था। हम कितना उतारना चाहिए? यहाँ पे 2 उतारना चाहिए था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कितनी बार भाग जाएगा? यहाँ पे 6 बार भाग जाएगा। 6 7 42,
और 13 78 और 4 78 और 4 82। इसको घटाइए जरा, 2 में से 2 जाएंगे तो 0 बचेगा, 5 में 2 जाएंगे 3 बचेगा, और 9 में से 8 जाएंगे तो 130 बचेगा। ठीक है, अब कितना उतारेंगे, अब उतारेंगे हम 0। अब देखिए कितने बार भाग जाएगा, तो ये जाएगा आपका 9 बार भाग चला जाएगा। ठीक है, 9 7 63 और 13 में 117, 117 और 6 123, बचेगा आपका 7, यहाँ बचेगा आपका 6। ठीक है, कुल मिला कितना बचेगा 67 आपका 6 आएगा। अब आपसे पूछा है कितना जोड़ा जाए, तो जोड़ने के लिए क्या करेंगे, कितना जोड़ा जाए, जोड़ने के लिए क्या करेंगे 137 में से 67 घटा देंगे, 137 में से 67 घटा देंगे, कितना बचेगा आपका, ये बचेगा आपका 70। तो आपका राइट आंसर कितना बन जाएगा, आपका राइट आंसर बन जाएगा 70। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर बन जाएगा। आगे देखिए 0.63 पे बाहर प्लस 0.37 पे बाहर, तो इसका राइट आंसर कितना बनेगा। देखिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसको हम ले सकते हैं 63/99, इसको ले सकते हैं हम 37/99, तो ये हो जाएगा आपका 100/99। इसको ले सकते हैं हम 1 + 1/99। ठीक है, तो देखिए ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 1 + 0.1 पे बार। ठीक है, 1 + 0.01 पे बार। क्लियर, क्योंकि 0.01 पे बार हटाएंगे तो ये हो जाएगा 1/99, जो कि आपका ये दे रखा है। इसको जोड़ देंगे कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 1.01 पे बार, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यदि ए की एन रूट ए की पावर क्या है m, तो ए की वैल्यू कितनी बन जाएगी, ए की वैल्यू बन जाएगी आपकी m और बटे में क्या जाएगा एन रूट। ठीक है, यानी कि ए की पावर m/n। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आपको बताना है कि x का मान क्या होगा, यानी ये मान बताना आपको कितना होगा। तो देखिए ये जो पूरा कोण बनता है यहाँ तक का वो 180 अंश का बनता है, तो 130 का तो ये हो गया, तो ये कितने का बचा, ये बचा आपका 50 का। 120 का ये हो गया, तो कितने बचेगा 60 का। और किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो 180 अंश होता है। इनमें से दो कोण का योग कितना हो गया, 60 और 50 110, तो ये कितने का बचेगा, तो ये बचेगा 180 माइनस के 110 यानी कि 70 का बचेगा आपका। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी 70 डिग्री। आगे के प्रश्न, एक वृत्त की परिधि 242 मीटर है, इस वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए कितना आंसर बनेगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि थीटा की वैल्यू 0 से अधिक है और 90 से कम है तो साइन थीटा और कॉस थीटा का न्यूनतम मान कितना होता है। तो साइन थीटा कॉस थीटा का न्यूनतम मान कितना होता है, तो 0 होता है साइन थीटा और कॉस थीटा का न्यूनतम मान। ठीक है, कितना होता है, 0 होता है। आगे के प्रश्न देखिए 124 + 56 भागित 2/3 माइनस के 12, इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम भाग को सॉल्व करेंगे, तो भाग को सॉल्व करने का मतलब होता है कि उल्टा करके आप गुणा कर दीजिए, यानी कि 124 + 56 उल्टा करके यानी कि 3/2 से गुणा कर दीजिए माइनस के 12। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 से कटेगा आपका 28 बार, 28 दिया कितने होते हैं 84, यानी कि 124 + के 84 माइनस के 12। और इन दोनों को जोड़ लीजिए और 12 को हटा दीजिए, कितना आंसर आ जाएगा आपका, इन दोनों जोड़ेंगे तो 124 + 84 कितना होता है 200, ये होता है आपका 204 208। ठीक है, 208 में से 12 घटा देंगे कितना बचेगा 196, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर बन जाएगा। वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिससे 221 और 259 में भाग दिया जाए, तो शेष पर कितना है 5 और 7 आए। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि 221 में से 5 घटाइए, कितना बचेगा, ये बचेगा 216, और 259 में से 7 घटाइए, कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 252। ठीक है, अब आपको 216 और 252 का क्या बताना है, आपको मासा बताना है, मासा पर कितना होगा। तो मासा पर कैसे निकालते हैं, तो देखिए 216 और 252 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा आपका 36। तो इनका जो मासा होगा या तो 36 होगा या फिर 36 का कोई गुणनखंड होगा। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, मासा कितना दे रखा है 36 दे रखा है इसमें ऑप्शन में, तो ये आपका क्या बन जाएगा राइट आंसर बन जाएगा। बाकी 36 का कोई भी इसमें गुणनखंड नहीं दे रखा, तो ये आपका क्या बन जाएगा मासापा बन जाएगा। यदि ए की आय बी की आय से 20% कम है तो बी की आय ए की आय से कितने % अधिक है। यदि हम मान लें कि बी की आय कितनी है 100 है, ए की आय कितनी बन जाएगी 80 हो जाएगी, 20% कम। आपसे पूछा है कि जो बी की आय है वो ए की आय से कितना अधिक है, कितना अधिक है, ये 20 से अधिक है, कितने पे ए पे। तो देखिए 20 से अधिक है कितने पे 80 पे, परसेंटेज निकालने के लिए गुणा कर देंगे 100 का, 4 और 4 से कटेगा आपका ये 25 बार, यानी कितने % अधिक हो जाएगी, तो 25% अधिक हो जाएगी।
80 की वस्तु को 80 की वस्तु को 100 में बेचने पर कितने % का लाभ होगा? तो 80 की वस्तु है 100 में बेची जा रही है तो लाभ कितने का हो रहा है? 20 रुपये का लाभ हो रहा है। क्रय मूल्य कितना है? 80 गुणा कर देंगे 100 का, तो 4 से कटेगा ये 25 बार, यानी कितने % का लाभ होगा? तो 25% का लाभ हो जाएगा। ठीक है, आगे का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया आगे का, 1 से 25 तक की प्राकृतिक संख्या का औसत क्या होगा? तो औसत का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 n+1। n की वैल्यू कितनी है? 25, 25 और 1 26, यानी कि 25 और 1 26 बटे में 2, 26/2 कितना हो जाएगा? 13। औसत कितना हो जाएगा? 13 निकाल के औसत आ जाएगा। आगे के प्रश्न देखिए, अंडरूट 3/7 का मान बताना है कितना होगा? यदि अंडरूट में 21 की वैल्यू दे रखी है तो आपको क्या करना है कि अंडरूट जो 3/7 दे रखा है इसमें आप ऊपर नीचे क्या कर दीजिए? ऊपर नीचे आप 7 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो नीचे कितना हो जाएगा? 7 का वर्गमूल बाहर आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ऊपर कितना हो जाएगा? अंडरूट 21 बन जाएगा। और अंडरूट 21 की वैल्यू आपको दे ही रखी है, कितनी दे रखी है? 4.582, और नीचे कितना बचा आपका? 7। तो हम 7 से भाग करेंगे किसमें? 4.582 में। देखिए तो आपका कितना आंसर बन जाएगा? तो आपका आंसर बन जाएगा 0.654। देखिए भाग करेंगे तो आपका 0 आ जाएगा, फिर 7 6 42, 3 बचेगा, 7 पंजे 35, और यहाँ कितना बचेगा? 7 पंजे 35, 3 बचेगा, और 7 चौक 28, यानी 0.654। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर बन जाएगा। आगे के प्रश्न देखिए, किसी धन पर एक निश्चित दर तथा समय के लिए साधारण ब्याज मूलधन का 9/16 है। यदि दर तथा समय की संख्यात्मक मान क्या है? बराबर हो तो दर तथा समय कितना होगा? बताना है आपको। देखिए हमने दर या समय को दोनों को हमने आर मान लिया। ठीक है, तो देखिए साधारण ब्याज कितना है? मूलधन का 9/16, यानी मूलधन यदि आपका 16 है तो साधारण ब्याज कितना है? 9। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? 9 = 16 गुणा दर और समय दोनों सेम है, दोनों को मैंने आर मान लिया, बटे में कितना आ जाएगा? 100। क्लियर? अब देखिए 4 से कटेगा आपका 4 बार, 4 से कटेगा आपका 25 बार, 25 गुणा किसमें होगा? 9 में, बटे में कितना आ जाएगा? 4, यानी कि आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25 में 225 बटे में 4, 25 में 225 बटे में 4। तो यहाँ से आर बराबर मिल जाएगा 225 बटे में 4 का वर्गमूल, यानी कि, और 225 का वर्गमूल कितना होता है? 15, 15 बटे में 2, यानी कि 7.5। यानी कि दर और समय आपका कितना हो जाएगा? दर और समय 7.5% दर हो जाएगी, और समय कितना हो जाएगा? 7.5 वर्ष आपका समय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। यदि 3 संख्याएं 3:2:3 के अनुपात में है तथा उनके वर्गों का जोड़ कितना है? 1862 हो, दूसरी संख्या याद कीजिए। देखिए क्या सॉल्व करते हैं इसे। देखिए हमने संख्या मान ली कि जो संख्या है वो क्या है? एक 3x मान ली, एक 2x मान ली, और एक आपकी 5x मान ली। ठीक है, अनुपात हटाएंगे तो कोई ना कोई गुणक हमें साथ में लेना होगा। तो संख्या आपकी ये है। अब आपसे बोला है कि उनके वर्गों का योग, इसका वर्ग कितना हो जाएगा? 9x², इसका हो जाएगा 4x², इसका हो जाएगा 5x, यानी कि 25x²। तो इन सबका जो जोड़ है वो कितना है दे रखा है? वो दे रखा है आपको 1862, जबकि एक्चुअल में इनका जोड़ है कितना? 9 4 13, 13 और 25 38, यानी कि 38x² है, जो इसके बराबर है 1862 के बराबर। तो यहाँ से x² की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1862 बटे में 38। ठीक है, अब इसको काटपीट करिए। 19 से कटेगा 2 बार, 19 से कितना कटेगा? 19 में 171, कितना बचे? 15, और 19 8 152, और 2 से कटेगा आपका ये 49 बार, यानी कि x² की वैल्यू कितनी आ गई? 49। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 49 का वर्गमूल, यानी कि 7। x की वैल्यू आपको कितनी मिल गई? 7। आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा कि दूसरी संख्या कितनी होगी। दूसरी संख्या हमारी है कितनी? दूसरी संख्या हमारी 2x है। x की वैल्यू 7 है तो 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 गुणा 7, यानी कि 14। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी आपका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखिए, एक मनुष्य अपने घर से दफ्तर तक पैदल 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और वापस साइकिल द्वारा 14 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ जाता है। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल बताइए। तो औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है? 2x//x+y। चलिए तो देखिए 2 गुणा x की वैल्यू कितनी है? 4, y की वैल्यू कितनी है? 16 बटे में x+y, यानी 4 + 16 कितना हो जाएगा? 20। 4 से कटेगा 5 बार, 16 दूनी 32 बटे 5, 32 बटे 5 का मतलब 6.4 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर बन जाएगा। तो ये था आज का प्रैक्टिस है। कितने क्वेश्चन आपके सही हुए जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। जय हिंद, जय भारत।